सभी मित्रों को नमस्कार। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अगले 2 दिवस में आपके आरएस मेंस का जो महत्वपूर्ण एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इसलिए सबसे अंत में फोर्थ पेपर की रणनीति क्या रहेगी, इसके साथ मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल आप सब लोगों से मुखातिब हूं। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस मेंस को दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम भी दे रहे हैं। तो यहाँ एक सामान्य सी चर्चा के साथ एक मेंस को लेके जो भय है उसको थोड़ा सा मैं दूर करने की कोशिश आपके सामने कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग जो पहले से परीक्षा दे चुके हैं उनके मन में भी एक संशय है। कई बार हम कॉपी लिखने में बहुत सारी त्रुटियां, एग्जाम हॉल में कॉपी का जो पूरा जो परिवेश है या पूरा जो कॉपी का फ्लेवर है या जो पेज की संख्या है या फिर उत्तर लिखने की शब्द सीमा है, ये छोटी छोटी गलतियां देखी गई हैं मेंस में जो आंसर राइटिंग है उसमें। तो आज का जो हमारा जो छोटा सा सेशन है वो आपके इस जो कन्फ्यूजन है या हमारे वहाँ एग्जाम हॉल में कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे लेटर राइटिंग के 2 पेज होते हैं और आप एक पेज में ही पूरा समराइज करके और फिर आगे निकल जाते हैं, तो वहाँ नंबर कटने की गुंजाइश हो जाती है। तो मैं आपके सामने एक एक प्रश्न में आपको कितना समय देना है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सारी स्ट्रेटजी आपको मैं बताने वाला हूं। अब आप सबको पता है, सामान्य सी बात, जनरल हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है। टोटल क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके सामने 65 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें 31 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 34 इंग्लिश के हैं। 31 तो हिंदी के, एक एक प्रश्न पे हम फोकस करेंगे, और 34 प्रश्न जो हैं वो इंग्लिश के, हिंदी और इंग्लिश। ये बात भी आपको इसलिए समझने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि ये रणनीति समझ गए तो मैं दावा करता हूं आपके 10 नंबर ज्यादा आएंगे। हिंदी में भी ज्यादा ला सकते हो और इंग्लिश में भी ला सकते हो, ये मेरा दावा है। अब 31 प्रश्न में कौन से प्रश्न को कितना समय देना है, ये महत्वपूर्ण बात है, तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब जैसे हिंदी 120 नंबर की आप पढ़ रहे हैं और जो इंग्लिश है वो 80 नंबर की पढ़ रहे हैं, तो पहला जो प्रश्न है, अब हिंदी में आपके 3 पार्ट किए गए हैं, पार्ट ए, बी और सी। ए में आपको जो व्याकरण का पोर्शन है वो पूरा पढ़ना है, उसमें कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन आएंगे। फिर 5 क्वेश्चन जो राइटिंग के हैं, जिसमें संक्षेपण है, पल्लवन है, निविदा है, पत्र लेखन है, अनुवाद है, वो आएंगे। और सी पार्ट में आपका निबंध है। ऐसे 25 और 5 30 और 1 31 प्रश्नों का हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो कैसे अपने को करना है। हमेशा से ये ट्रेंड रहता है, जैसे आपके सामने ये दे रखा है कि जो पहला जो प्रश्न है वो संधि का आता है। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। जैसे जो मेंस पहले दे चुके हैं उनको पता है, और जो पहली बार दे रहे हैं वो इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। अब यहाँ पहला प्रश्न है, उसमें 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों में आपको अगर कोई संधि आ रही है तो आप उसको तत्काल प्रभाव से कर दें। अगर नहीं आ रही है तो एक बार उस प्रश्न को और रिपीट करें। अगर समझ में आ गया तो उस संधि को आप कर सकते हैं, वरना उसको एक बार के लिए आपको छोड़ देना है। अब यहां पर आपके ये जो 4 शब्द आए, चारों शब्दों में हो सकता है आप 3 तक पहुंचे, हो सकता है अच्छी तैयारी हो तो 4 तक पहुंच गए, या कई बार हो सकता है 1 पे ही पहुंचे। तो मेरा दोस्तों आपसे निवेदन है कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला ही प्रश्न है, हो सकता है कोई शब्द अपने से रह गया होगा, तो वहां आपको निराशा में नहीं जाना है, आप पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरा प्रश्न आपके सामने होगा, वो भी संधि का होगा। इसमें भी वही 4 शब्द आएंगे। इसमें भी आपको जो आ रहा है आप तत्काल प्रभाव से उसको ध्यान के साथ करना है। जल्दबाजी में गलतियां करते हैं। संधि एक ऐसा प्रकरण है जहां जैसे मान लो स्वर संधि है तो आपको स्वरों का ध्यान रखना है, व्यंजन संधि है तो व्यंजनों पे ध्यान रखना है, विसर्ग में विसर्ग पे के ऊपर आप फोकस करेंगे। कई बार विच्छेद सही किया है, विसर्ग नहीं लगाए तो भी दोस्तों नंबर कट जाएंगे, ये भी ध्यान रखने की बात है। ऐसी गलती अमूमन लगभग 30% विद्यार्थी कर जाते हैं, मैं 30% बोल रहा हूं। अब संधि का ही तीसरा प्रश्न जो है वो आपके सामने फिर आ गया, फिर आपके 4 शब्द आ गए, तो 4 × 12 शब्द ऐसे हैं जिनका आपको संधि करना है। और मोस्टली ये देखा जाता है कि स्वर संधि में भी मैं आपको गौर करवाना चाहूंगा
यण संधि के उदाहरण दोस्तों ज्यादा देख के जाने, जैसे दीर्घ संधि बहुत अच्छा शब्द आता है ना। वृद्धि संधि में कई बार जैसे पिछली विगत परीक्षाओं में भी देखा गया, और यण संधि के उदाहरण सबसे ज्यादा आते हैं, और कई बार जैसे अयादि संधि भी हमें देखने को मिलती है। तो आपको फोकस जो परीक्षा के लिए उपयोगी प्रकार है उस पर ज्यादा रखना है। अब संधि के पश्चात आपके सामने उपसर्ग आ गए, तो संधि के 12 शब्द ध्यान रखें, 12 में से 6 ठीक है तो भी ठीक है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब उपसर्ग में जैसे 2 शब्द ये आ गए, उपसर्ग के योग से यहां तो शब्द बनाए गए हैं, यहां उपसर्ग को पृथक करना है, तो दोनों फ्लेवर हो गए, एक तो शब्द को बनाया गया है और एक शब्द को तोड़ा गया है, तो दोनों फ्लेवर आपको आने चाहिए। फिर आपका अगला जो सवाल है, छठा सवाल, वो प्रत्यय का हो गया। अब प्रत्यय में भी वही चीज है, यहां तो आपको निम्न प्रत्ययों के जो 2 प्रत्यय दिए गए इनके संयोग से 2 शब्द बनाने हैं, और यहां पर प्रत्यय को आपको पृथक करना है। तो चाहे पृथक करना हो चाहे शब्द बनाना हो, दोनों फ्लेवर को मिक्सअप करते हुए हमें चलना है। और ध्यान रहे यहां भी वही गलती करते हैं, जैसे प्रत्यय है, आप जो प्रत्यय आया उसको ठीक तरह से अलग करके लिखेंगे, या फिर प्रत्यय से शब्द बनाने तो भी उसको गौर करके लिखेंगे। और अगर नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे बड़ी बात टाइम की, जो लास्ट में हम रणनीति में इसको कंसीडर करेंगे। अब आगे पर्यायवाची शब्द, तो यहां आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने, लिखा है पक्षी है, स्वर्ण है, यह सरल प्रकरण आया हुआ है। और फिर यहां आ गया 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, सखी और उन्नति। और फिर इसके बाद में विलोम शब्द आ गए। विलोम शब्द देखिए आपके सामने 4 लिखे हुए, और चारों विलोम शब्द में आपको तुरंत प्रभाव से ये ध्यान देना है, क्योंकि उपसर्ग में संधि में तो थोड़ा सोचने का समय लगता है। विलोम शब्द आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, आपको इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ता। कई परीक्षार्थी जैसे परीक्षा हॉल में भी देखते हैं, क्योंकि तमाम तरह का अनुभव ये देखा गया है कि आप लोग एक में सोचते सोचते बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर देते हो। तो सोचना नहीं है, आगे बढ़ना है। सोचने का समय लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कब आपको वापस रिवर्स करना है। ये भी आगे 4 शब्द, निम्नांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द एक सरल प्रकरण है, आ रहा है तो आप तत्काल प्रभाव से लिखें, नहीं आ रहा है तो इसको अपने अनकॉन्शियस में रखेंगे, वो अपने आप आपको ध्यान आएगा। कुछ चीजें कई बार रिकॉल होने में 5 मिनट का समय लेती हैं, कई बार जैसे आप संक्षेपण, पल्लवन लिखते हो, निबंध लिख रहे हो, तो शब्द आपस में क्लिक करते हैं और आपको ये ध्यान आता है कि मैंने पीछे एक विलोम ये छोड़ा था, वो मुझे अभी याद आ गया। फिर आपको तत्काल उसी समय उसको वहीं छोड़ के वापस जाना है, उसको ठीक करो फिर वापस आ जाओ, उसमें फिर वेट नहीं करना। ये भी एक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। फिर आगे शब्द युग्म, आगे शब्द युग्म आपके सामने लिखे हुए हैं 2, और ये है शब्द युग्मों में अर्थगत अंतर आपको लिखना है। तो यहां भी दोनों फ्लेवर आपको ध्यान देना है। इसमें शब्द युग्म में थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण गलती ये होती है कि हम उसके अर्थ को थोड़ा सा वाइड ले जाते हैं। तो दोनों शब्दों को एक बार ध्यान से पढ़ें, 2 बार पढ़ें, यहां गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आ गया, ये बहुत अच्छा प्रकरण होता है, यहां आपके कंफ्यूजन नहीं होता, खाली मेमोरी को टटोलना पड़ता है कि हमने पढ़ा है। जो व्यक्ति बहुत बोलता हो, सामान्य आ गया तो उसको आप तत्काल प्रभाव से वाचाल के रूप में लिख सकते हैं। फिर वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, 2 ऊपर आए 2 आए, 4 प्रकरण इसके हो गए। फिर आ गया शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि आपके सामने 4 शब्द लिखे हैं, इनके शुद्ध रूप आपको लिखने, तो यहां भी थोड़ी सी हमें चूक होने की गुंजाइश दिखाई देती है। तो यहां आप शब्द को अच्छे से पढ़ें, जो शुद्ध लिख रहे हैं उसको भी ठीक तरह से लिखें, 2 बार चेक करके लिखें, क्योंकि व्याकरण ही एक ऐसा प्रकरण है जिसमें आप 50 में से 50 ला सकते हैं। हिंदी में सबसे अच्छा जो स्कोरिंग पोर्शन है वो ये होता है, क्योंकि आगे वाले 5 प्रश्नों में आपके नंबर कटने के चांसेस ज्यादा है। यहां आप ये मानिए दोस्तों कि 50 में से 40 से प्लस स्कोर आप कर सकते हैं। पिछली विगत परीक्षाओं में देखा होगा आपने, कई सारे हमारे साथी लोग ऐसे थे जिनके 48 तक नंबर आए हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो यहां आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर शब्द जो रूप है, ये वापस आप 4 शब्द मिलेंगे, तो 4 और 4 8 शब्द आपको शब्द शुद्धि में मिलेंगे। इसके पश्चात आता है वाक्य शुद्धि।
वाक्य शुद्धि में देखिए जो गैर हिंदी भाषी मान सकते हैं या आर्ट्स के अलावा जो साइंस बैकग्राउंड या अदर टेक्निकल क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वाक्य में कर्ता है, कर्म है, या फिर उनको कौन से कारक से जोड़ा गया, एक वचन आएगा, बहुवचन आएगा, अनेक प्रकार की अशुद्धियां इनमें मिक्स की जाती है। तो यहां आपको थोड़ा ध्यान से एक वाक्य को 2 या 3 बार पढ़ना पड़े, यहां गलती नहीं करनी। यहां आपको वक्त ज्यादा देना है। ऊपर मैंने कहा कि वक्त नहीं देना, आपको तुरंत आगे चले जाना है, तो वाक्य शुद्धि में आपको थोड़ा वक्त ज्यादा देना है। तो यहां आप सावधानी के साथ चलेंगे तो 4 वाक्य शुद्धि होगी, यहां आपको ध्यान देना है। फिर आ गया मुहावरे। अब मुहावरा भी सामान्य प्रकरण है। मुहावरे के अंतर्गत भी हम ये देखते हैं कि मुहावरा आपका पढ़ा हुआ तो आपको तुरंत प्रभाव से समझ में आएगा और आप उसको लिख सकते। और फिर गलती क्या होती, वाक्यों में सार्थक प्रयोग करने में विद्यार्थी गलती कर जाते। यहां देखिए आपको नंबर कट जाते हैं, आपको लगता है कि मैंने वाक्य ठीक लिखा है, लेकिन मुहावरा एक वाक्यांश है जिसका समायोजन वाक्य में होना चाहिए। लोकोक्ति एक वाक्य है, वो वाक्य में समायोजित नहीं होता। तो मुहावरा एक वाक्यांश होने के कारण वाक्य में पूर्ण रूप से समायोजित होना चाहिए। इस पे विद्यार्थी मतलब क्या करते हैं कि अर्थ लिख देते हैं, अर्थ के साथ उसको लगा कि मेरा वाक्य बन गया। अर्थ नहीं दोस्तों, आपको उसको वाक्य में समायोजित करके अर्थ की प्रतीति करवानी है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और आपके सामने देखिए ये जो पेज संख्या है, ये पूरी बाकायदा पर्याप्त जगह लिखी हुई है, और हम आगे जाके जो गलतियां करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पेज संख्या, क्योंकि हिंदी में पूरे आपको 26 पेज मिलेंगे, और 26 पेज में आप कैसे आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ तो वाक्य का प्रयोग करते हुए 2-2 वो हैं, तो एक एक लाइन में या 2-2 लाइन में भी आप आराम से लिख सकते हो। फिर 22वां प्रश्न है लोकोक्तियों का वाक्य में सार्थक प्रयोग। तो जैसा मैंने अभी बताया कि मुहावरा एक वाक्यांश है और लोकोक्ति एक पूरा वाक्य है। तो भेड़ की लात घुटने तक हो, चाहे घर के पीरों को तेल का मलीदा। अब ये क्या है कि पूरी बात को जाहिर करने के बाद इसको लोकोक्ति को आप पूरी की पूरी स्वतंत्र रूप से लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य में इसका समायोजन नहीं करना। तो यहां भी आपके लिए पर्याप्त जगह बची है। और ये फिर लोकोक्ति आ गई, ओछे की प्रीत और बालू की भीत। तो यहां पेज संख्या जो है वो आपकी पर्याप्त मात्रा में चल रही है। अब देखिए यहां पर अंग्रेजी की जो पारिभाषिक शब्दावली है, ये जुडिशियल इंक्वायरी जो और एक रैंडम, ये कॉमन शब्द हो गए। आप कहने भाई ये रैंडम पढ़ रहा हूं मैं, है ना। और यादृच्छिक नमूना पद्धति आप कई जगह काम भी लेते हो, जुडिशियल इंक्वायरी जैसे ये आ गई। तो ये रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजें। अब जैसे आप रजिस्ट्री कराने जाते हो तो रजिस्ट्री आप बोलते हो कि सर मैं डीड राइटर के पास गया। अब डीड राइटर तो सब बोलते हैं, लेकिन नीति पत्र लेखक उसको कोई नहीं बोलता। तो जैसे आपको कोई भी मतलब यहां हमें ये देखने को मिलता है, एक शब्द के आगे उसका ये अर्थ लिखेंगे, और जैसे ही डीड राइटर आया तो वहां सामान्य सा शब्द है नीति पत्र, राइटर का लेखक होता है वो तो लिख देंगे आप, लेकिन आपको ये लगेगा कि डीड राइटर क्या होता है। डीड है, लीज भी बोलते हैं अपन। तो ये जीवन में रोज आने वाले शब्द हैं, और इनको हमें कॉमन रूप से, उभयनिष्ठ रूप से चुनते हुए हमें याद रखना है, और कॉमन ही आते हैं। आपने सारे पेपर्स का अध्ययन अब कर लिया है, तो नीति पत्र लेखक हो चाहे कोई सा भी हो, ये हमें ध्यान रखना है। कई बार जैसे हालांकि नंबर तो नहीं करते, लेकिन एक ही लाइन में लिख देते, तो थोड़ा व्यवस्थित रूप से करने, परीक्षक का जो दिमाग है वो आपके प्रति थोड़ा सा सकारात्मक रहे, इसकी कोशिश पूरे पेपर में करनी चाहिए। ये पारिभाषिक फिर आ गए। अब देखिए पार्ट बी आ गया। जो पार्ट बी है इसमें हमें सबसे पहला जो प्रश्न मिलेगा, अब यहां पर आपको ये देखा होगा कि ये 25 प्रश्न आ गए। देखिए दोस्तों, अब 25 प्रश्न जो है इनमें 50 नंबर के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। संधि के केवल 3 प्रश्न आते हैं, और बाकी 12 टॉपिक, 12 दूना 24, और एक संधि है उसका एक सवाल ज्यादा हो जाता है, तो 25 हो गए।
तो इन 25 में से जो प्रश्न है इनमें आप 50 नंबर का जो वेटेज है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप 40 प्लस नंबर इसमें से लेकर के आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और अब जो भाग बी है, यहां हमें नंबर कटने का सबसे ज्यादा डर होता है और सबसे ज्यादा जो गलतियां होती वो भी यहां होती। तो यहां सबसे पहले आपके सामने है संक्षेपण, जिसको ध्यान से पढ़ना है। इसको एक बार नहीं 2 बार पढ़ने की अति आवश्यकता है। ये अगर आप समय बचा के चलेंगे तो 2 बार में भी अगर ये थोड़ा आपको लग रहा है कि मैं पूरा नहीं समझ पाया तो 3 बार भी पढ़ सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसका देखिए कि संक्षेपण आपको यहां बाकायदा आपके पेपर में भी लिखा रहता है, 1/3 शब्दों में करना है। यहां मेरे जो कुछ साथी लोग ऐसे हैं, भावुकतावश ऐसा कर देते हैं, 1/3 से ज्यादा लिख देते हैं कि नंबर ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे दोस्तों, 1/3 से ना कम और ना ज्यादा। अब इसमें आप कई लोग ये शब्द गिनने लग जाते हैं कि इतने गिनूंगा इतने, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस पे दिग दृष्टि डालिए, आपको लग रहा है कि जैसे 3, 6, 9, 10 लाइन है तो आपको 3 लाइन में लिखना है। अब आप ये कंप्यूटर टाइपिंग से आप हाथ से लिखेंगे तो 4 लाइन लिख दीजिए, 4.5 लाइन लिख दीजिए, वो चलेगा। शब्द उतने होंगे, तो ये गिनना नहीं है दोस्तों, शब्द गिनने नहीं बैठना है। और आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि ये कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जो मेरे साथी लोग पहली बार परीक्षा देंगे, तो मैं ये एक कॉमन चीजें, जो छोटी छोटी चीजें जो आपके 2-3 नंबर से, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मैं मेरिट में अगर 2 नंबर ज्यादा होते तो एसडीएम बन जाता, 1 नंबर ज्यादा होता तो मैं आरपीएस बन जाता। वो गलतियां आपके पेपर में आप स्वयं करते हो और वो मैं ये चाहता हूं कि आप नहीं करें। तो ये जो 10 लाइनें हैं, अब यहां देखिए दोस्तों, ये आपके पास एक खाली पेज है। तो इस खाली पेज को देख के ये नहीं कि आप उस पर टूट पड़ो कि 5 लाइनें लिख दी, 6-7 लिख दी, ऐसा नहीं करना। 4-4.5 लाइन आपके हाथ की हस्तलिखित ये पर्याप्त है। उसको मैंने बताया आपको कि आपको 2 बार पढ़ना है, 2 में समझ में नहीं आए तो 3 बार भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रकरण 10 नंबर का है। अभी आप संधि पढ़ रहे थे, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रहे थे या पेपर में लिख रहे थे, तो वो 2-2 नंबर के, आया तो कर दिया, नहीं आया तो छोड़ दिया। यहां आपको रणनीति के तहत अच्छे शब्दों में गागर में सागर भर के नंबर आपको प्राप्त करने। अब यह है कि पंक्ति का भाव विस्तार, जिसको आप पल्लवन कहते हो, जिसको वृद्धिकरण कहते हो। तो अब हिंसा बुरी चीज है, पर दास्ता उससे भी बुरी है। आपने कोई भी निबंध मणि में, निबंध मंजूषा में, कोई नोट्स में कैसे तैसे भी पढ़ा होगा और आपके पास अच्छे शब्दों का स्टोरेज है। याद रखिएगा दोस्तों, अपने मन में बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि मैंने जो रटा या पढ़ा है मैं वैसा ही लिखूंगा तो नंबर आएगा, नेवर। हिंदी आपको यह स्वतंत्रता देता है कि आपके भाव इस टॉपिक के अनुसार हो जो बात पूछी गई है, और आपका वाक्य संगठन अच्छा हो, और आप उस बात को पूरी कहने में एक तरह से सफल हो गए, तो आपको पूरे 10 नंबर में मेरिट वाले नंबर मिलेंगे, अर्थात 7+ नंबर मिलेंगे। अगर बात कुछ और पूछी गई है और लिख कुछ और रहे हैं, तो यह भी बहुत बार देखा गया है, और ऐसी गलती, आप मेरी बात से सहमत होंगे, 70% विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं। 70% किसमें? भाव विस्तार में। सबसे बड़ी दिक्कत इसी टॉपिक में आती है। 10 नंबर का टॉपिक है, यहां आपको कोटेशन भी ऐड करनी होती है। कोई ऐसा प्रकरण आता है कि जिसमें हमें कोई काव्य पंक्ति या कोई भरत वाक्य या कोई सूक्ति या कोई उक्ति ऐसा लिखना पड़ता है। तो ये उसमें सबसे ज्यादा आपने खूब पढ़े होंगे, लेकिन जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, अपना जो थ्योरेटिकल जो लेखन है उस पर तो फोकस करते हैं, लास्ट में एक ही लाइन लिखी, तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन बैठता नहीं। तो उचित मात्रा में आप कोटेशन, सूक्ति, उक्ति या जो डायलॉग आपको अच्छा लग रहा है, जो आपकी मेमोरी में, उसको आप व्यवस्थित तरीके से लिखिए। अब देखिए, इसमें आपने देखा कि एक पेज तो ये हो गया, और इसके अलावा आपको दूसरा पेज भी मिल रहा है। अब ये मेरे कई प्रिय दोस्त क्या करते हैं, एक ही पेज में, ये बहुत देखा है मैंने, एक पेज में सब कुछ ठोक के भर दिया। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अच्छे नंबर मिलने की गुंजाइश नहीं है। जैसे मान लो कि उसमें मैं 5 नंबर देने वाला हूं एक पेज में, अगर आपने 2 पेज में बढ़िया अच्छे तरीके से लिखा तो उसके मैं 6 या 7 नंबर भी दे सकता हूं। वो आपके उत्तर के इंपैक्ट को बदल देता है। तो परीक्षक के दिमाग पर आपको राज करना है और रणनीति से राज करना है, और कम शब्द या मतलब सामान्य वाक्य से भी आप राज कर सकते हो, लिखने की शैली और ये अच्छी हो।
अब कई लोगों को ये लगता है साहब खराब राइटिंग में भी अच्छे नंबर मिलते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं, क्योंकि उनका मैटर बहुत अच्छा होता है, उनकी लेखन में अशुद्धियां बहुत कम आती। और ऐसे ही आपने पूरी घास काट दी, लिखने में भी कुछ नहीं है, कोटेशन भी अच्छा नहीं है और सब कुछ उल जुलूल है, तो फिर नंबर की गुंजाइश कम है। तो यहां 2 पेज मिल रहे हैं, आपको ध्यान रखना। पल्लवन जब भी करें तो एक पेज में बिल्कुल नहीं करें, ये आप ध्यान रखें, दोनों पेज का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि मैं दोनों पेज भरने के लिए कह रहा हूं, आप दोनों पेज को शब्दों का अतिरेक करके भरने बैठ जाओगे, मेरा उद्देश्य ये भी नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप अपने जो विचार हैं उनका गुम्फन करें, तो उनको दबाएं नहीं, उनका विस्तार के साथ सुव्यवस्थित सुलेख में उल्लेख करें। अब तीसरा प्रश्न आ गया आपका पत्र लेखन का। पत्र किसी भी प्रकरण का आ सकता है, उससे घबराना नहीं है, और पत्र लेखन का अच्छा अभ्यास आप लोगों ने किया होगा। अब इस पत्र लेखन में भी देखिए, आपके पास एक पेज ही आ गया और इसके नीचे देखिए दोस्तों, ये आपको दूसरा पेज मिल रहा है। ये मैं बार बार इस बात को कोट कर रहा हूं, इस पे जोर दे रहा हूं कि आपको पत्र लेखन में भी 2 पेज मिले। यहां भी मेरे बहुत से विद्वान साथी गलती करते हैं कि वो एक पेज में पूरे पत्र का मतलब दबाव दे दे के उसका मतलब फ्लेवर बिगाड़ देते हैं। तो पत्र लेखन में भी इससे कोई नंबर नहीं कटेंगे कि आपने आधा लिख रहे थे, जो पत्र का मुख्य भाग है वो बीच में रह गया। इस चिंता से आप मुक्त हो जाइए। पत्र का जो मुख्य भाग है वो आधा भी रहे तो आप अगले पेज में आसानी से यहां से लिख सकते हो। ये जो दूसरा पेज अपना शुरू है, यहां से लिखिए, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, नंबर उल्टा ज्यादा मिलेंगे आपको। तो ये दिमाग में रहता है कि पत्र तो एक ही पेज में होता है, ये 2 पेज किस लिए दिए? ये 2 पेज दोस्तों आपकी सुविधा के लिए दिए, आपकी गुणवत्ता के लिए दिए। आप जो इसमें अपनी बात कहना चाहते हो और जो सिस्टम से कहना चाह रहे हो उसके लिए दिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां भी आपको 2 पेज मिले। अब आता है निविदा सूचना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निविदा में भी बहुत प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो देखी गई है। निविदा में क्या है कि कुछ बाजारू सामग्रियों में उसका पूरा कंटेंट नहीं आ पाता, पूरे उसके कॉलम नहीं आ पाते। आप 4 कॉलम लिख के निविदा को पूरी मान लेते हो, ऐसा नहीं। निविदा का जो संपूर्ण जो शासकीय रूप है, जो राजकीय रूप है, जो मानक निदेशालय के अनुसार निश्चित किया गया है, वो पूरे फलक उसमें आने चाहिए। तो यहां क्योंकि ये भी पूरे 10 नंबर का है, इस लिहाज से देखा जाए तो हमें यहां भी आपको पेज संख्या लिखने के लिए इसमें ये जो दूसरा जो पेज आप देख रहे हैं ये भी इसमें, तो ऊपर एक पेज है, दूसरा एक पेज। तो निविदा में लिखने के लिए आपको दोस्तों पर्याप्त जगह फिर मिल गई। तो यहां भी 2 पेज है, तो 2-2 पेज में आपको निविदा भी अच्छे तरीके से लिखना है। और अब आते हैं अपन, अपना जो 5वां प्रश्न है ये है अनुच्छेद। हिंदी में अनुवाद करना है आपको, अंग्रेजी का अनुच्छेद मिलेगा, हिंदी में आपको इसका अनुवाद करना है। अब अनुच्छेद को आप एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, और पूरे शब्दों में आपको इसका जो, कई बार क्या होता है कि इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसका अर्थ हमें नहीं आ रहा, लेकिन पूरे वाक्य के पढ़ने से उसका भावार्थ आपको समझ में आया। तो भावार्थ लिखने की भी रणनीति अगर आपके पास अच्छी है तो वहां आपके अच्छे अंक आएंगे, ज्यादा नंबर कटेंगे नहीं। प्रॉपर शब्द कई बार नहीं आता ध्यान में, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां भी आप देखेंगे आपको पर्याप्त जगह इसके अंतर्गत मिलेगी। और अंग्रेजी में ये मानता हूं मैं कि जैसे 2 पेज हैं, जो अंग्रेजी वाले विद्यार्थी हैं जिनका मीडियम इंग्लिश है उनको लिखने के लिए पर्याप्त शब्द उनके पास होते हैं, वो इसको अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अनुवाद केवल उसकी कॉपी करनी है आपको, हूबहू अंग्रेजी में जो शब्द है उसका हिंदी, वहां आपको ज्यादा विस्तार नहीं देना, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखिए भाग सी, जिसमें आता है सबसे बड़ा पार्ट आपका सी है, और सी में एक प्रश्न आएगा, वो आता है निबंध का। और निबंध में आप सबसे अच्छे अंक ला सकते हैं, क्योंकि बाकी जो 5 प्रकरण अपन ने पढ़े वो 10-10 नंबर के हैं, तो 10, 5, 50 नंबर हो गए। व्याकरण आपकी 50 है, 50-50 100, और 20 नंबर का आपका निबंध है। ऐसा करके अपनी हिंदी 120 नंबर की। अब यहां आपके सामने लिखा है दोस्तों 250 शब्द, तो अब यहां भी आप क्या शब्द गिनने लग जाते हो, तो यहां आपको शब्दों का थोड़ा सा मतलब यूं कहें कि छूट मिल जाती। अब मैं पेज संख्या दिखाता हूं पहले। ये देखिए जो आपके सामने 3 ऑप्शन आए,
राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव, ये आपका पिछले पेपर का वो हो गया। सोशल मीडिया बनाम निजता, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग, दशा और दिशा। अब ये ऐसा लग रहा है एक संस्कृति पे डिपेंड कर रहा है। एक अपनी जो सोशल मीडिया आप सभी लोग जुड़े हो उस पे आ गया, एक प्राथमिक शिक्षा आ गया। तो इस बार हम ये विचार करते हैं कि एक जैसे सांस्कृतिक गौरव में हम कुछ जैसे हमारा धार्मिक इशू है, धर्मनिरपेक्षता है, या फिर यूं मानिए कि धर्म संस्कृति को जोड़ने वाले हमारे सामाजिक जो अंतर विरोध हैं उनको केंद्र में रख के आ सकता है। सोशल मीडिया की जगह जैसे सूचना प्रौद्योगिकी में और कोई विषय बदल दिया जाए, पर्यावरण पारिस्थितिकी में आ जाए। हमने चंद्रयान 3 अभी भेजा है, तो इसको अंतरिक्ष में हम क्या नए इनोवेशन कर रहे हैं, इसको केंद्र में रख के कोई निबंध आ जाए, तो इस पे हमें फोकस करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की जगह जिस बार जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप पढ़ रहे हो, नई शिक्षा नीति, उसमें आ जाए, या फिर मौलिक रूप से देखा जाए तो शिक्षा में आपकी तरफ से क्या नवाचार होने चाहिए, उच्च शिक्षा में कैसे होने चाहिए, या अंतरिक्ष के प्रति छात्रों की रुचि किस प्रकार से हो। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी, अंतरिक्ष, खगोल, भूगोल, या फिर भारत की विदेश नीति किस प्रकार से हो, भारत की विदेश नीति में कौन से देश के साथ पर्टिकुलर एक वो आ जाए कि भाई अमेरिका के साथ हमारे क्या नए समझौते हुए, क्या नया इनोवेशन होगा, या कोई भी यूरोप का कंट्री है, चाइना है, पाकिस्तान है, कोई भी आ सकता है। तो इतने सारे इश्यूज को आपने केंद्र में रख के बहुत अच्छी तैयारी की हो। तो यहाँ फ्लेवर वही रहेगा, धर्म संस्कृति का रहेगा, सूचना प्रौद्योगिकी का रहेगा, खगोल भूगोल से जुड़ा हुआ रहेगा, और एक जो है हमारी शिक्षा से जुड़ा हुआ रहेगा। बस उसके टॉपिक को देख के आपको घबराना नहीं है, लिखने की शैली आपको बहुत अच्छी रखनी है। 250 शब्दों में मित्रों अगर 260 शब्द भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास समय नहीं बचता तो फिर लिखने में त्रुटियां करने लग जाते हैं। अगर 250 की बजाय किसी ने 200 शब्दों में भी बहुत अच्छा निबंध लिखा है तो अच्छे नंबर आने के आसार हैं। अब 250 शब्दों की बजाय 100 शब्द ही लिख पाए क्योंकि पीछे आपने टाइम काफी वेस्ट कर दिया, तो फिर अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अच्छे नंबर का मतलब यह है कि 250 की शब्द सीमा दी है, तो इससे तो अधिक जाने में तो कोई समय बचा के रखेगा, 2-5 शब्द ज्यादा लिख पाएगा। लेकिन इसको आप ये कोशिश करें कि 200 सवा 200 शब्दों से आगे आपको निकलना है और अपनी बात को पूरे तरीके से कहना है। तो फिर से मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि व्याकरण में समय कम दें। व्याकरण के कुछ टॉपिक ऐसे हैं, विलोम शब्द आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय को थोड़ा समझ के करें, संधि को समझ के करें, लोकोक्ति मुहावरे को समझ के करें, और वाक्यांश जो शुद्धि है, क्योंकि शब्द आपको शुद्ध है तो कम समय लगेगा, वाक्यांश शुद्धि में थोड़ा सा ध्यान देना है। संक्षेपण पल्लवन में ध्यान देना। निविदा थोड़ा सा कार्यालय हिंदी का वो हो गया प्रकरण, तो वहां आपको ज्यादा उलझन मेरे ख्याल से नहीं होगी। और निबंध जो है वो आपके शब्द ज्ञान पर और वाक्य संगठन पर निर्भर करता है। तो आज के इस सेशन में हमारा उद्देश्य यही था कि आपको कॉपी दिखाई जाए, कॉपी में कैसे काम किया जाता है मैंने आपको ये बताया। इससे आपको अंतिम समय में पैनिक नहीं होना। आपको कॉपी का फ्लेवर दिखाया, जो फर्स्ट टाइम जो विद्यार्थी देंगे कॉपी का फ्लेवर ऐसा आता है, किस प्रश्न में कैसा हमें समय देना, कितना देना, इसको आपको ध्यान से देखना है। और आप 4th पेपर के लिए हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं, इसकी मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ मन से, अच्छे मनोयोग से और पूरी ऊर्जा से पेपर दें, यही डॉक्टर केसी बबेरवाल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये जो 4th पेपर 200 नंबर का है, तो 120 की चर्चा हमने कर ली। अब जो 80 नंबर की इंग्लिश आएगी उसकी चर्चा के लिए मैं सर से निवेदन करूंगा, महेश भास्कर सर आए और आपको इंग्लिश के बारे में बताएं। चलिए अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा आपके लिए यही मुद्दा है बड़ा। 80 नंबर की आ रही है आपके, 80 नंबर की, और आप इसमें ज्यूम करके चल रहे हैं कि बहुत कम नंबर आपके आने वाले हैं, पर इतना ऐसे घबराने की ज़रूरत है नहीं। अपन कोशिश ये करेंगे कि बेसिक से आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं, उस ट्रिक को आप थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे
अगर आपके 15 नंबर आ रहे हैं तो वो 20-22 हो जाएंगे, 20-22 आ रहे हैं तो 25 हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, 5 से 7 मिनट में आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए 34 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आने वाले, 34 सवाल। और ये यूनिट नंबर फर्स्ट है, ये 20 नंबर की आएगी, 20 नंबर की। और इस 20 नंबर में आपके ग्रामर के व्याकरण के सवाल आने वाले, ग्रामर। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें 10 क्वेश्चन एरर्स छांटने के हैं, और 1 से लेके और 10 तक। और आगे जो सवाल आने वाले 10 नंबर वो आपके वोकेबलरी के होंगे। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि एग्जामिनर इस बार इस पैटर्न को चेंज कर दें। मैंने कई बार यूट्यूब पे बात बोल दी, अपना हिंदी इंग्लिश का कोर्स है उसमें भी ये बात मैंने रटवाई बार बार। अब ऐसा हो सकता है कि ये पैटर्न थोड़ा चेंज कर दे, पर कोशिश आपको ये करनी है कि जैसे ये पहला सवाल है, इटली एन यूरोपियन कंट्री, ये जो पहला ही सवाल है, आप गलती जब फाइंड करें, यहाँ पे एरर फाइंड करवाएगा आपको, ये समझ लेना आपको ध्यान से कि 1 से लगा के और ये 10 जो सवाल आ रहे हैं, इन 10 सवालों में आपसे एरर गलतियां निकलवाएगा। वो गलतियां किस पर बेस्ड होंगी? वो या तो आर्टिकल पर बेस्ड होंगी, या प्रीपोजिशंस पर बेस्ड होंगी, या फिर आपके मॉडल्स पर होंगी, या फिर आपके एक्टिव पेसिव्स पर होंगी, या फिर आपके नरेशन पर होंगी। ये जो ग्रामर के आपके 5 से 6 टॉपिक दिए हुए हैं, उस पर आधारित गलतियां यहाँ पे आपको निकालनी है। फिर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है कि 1 से लेकर 10 तक जो सवाल आने वाले हैं, उनमें जब एरर आप ढूंढे तो एक पैटर्न को फॉलो करके ढूंढे, ऐसे टूट के नहीं पढ़ना। ध्यान से देखें, 1 से 10 सवाल गलती के होंगे, उसमें गलती छांटनी है और फिर सेंटेंस को रीराइट कर देना है। ये आपका वाक्य है, एक पहला सेंटेंस है, इटली एंड यूरोपियन कंट्री। इसका जो राइट आंसर आपको लिख के आना है, ये एन इन्होंने गलत लिखा है, तो ये जो राइट आंसर है, केवल आप यहाँ पे ए ही नहीं लिखें, इसको पूरा लिखें, इटली इज ए यूरोपियन कंट्री। फिर दूसरा ऐसे ही लिख दें, ये AMBBS लिखा हुआ, ये गलत है। इसका मतलब है कि एक सही पैटर्न फॉलो करवाएगा आपसे। और वो पैटर्न कैसे आपको फाइंड आउट करना है? 1 से 2 पहला और जो दूसरा सवाल है, उसमें जो गलती आपको ढूंढनी है वो 99% आपको आर्टिकल की गलती ढूंढनी है। तो इस पैटर्न में गलती ढूंढनी है। पहले आपको आर्टिकल की गलती मिलेगी 1 से पहला और दूसरा सवाल, फिर तीसरा और चौथा सवाल है उसमें आपको प्रीपोजिशन स्पेस गलती मिलेगी, उसके बाद में पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर जो पांचों छठा सवाल लगभग होगा उसमें आपको टेंसेस की गलती मिलेगी। 3 टॉपिक तो हो गए। पहले आर्टिकल की गलती ढूंढेंगे, कहीं आप पहले और दूसरे सवाल में आप टेंस की गलती ढूंढने लग जाएं। हो सकता है एग्जामिनर इस बार चेंज कर दे, पर अभी तक का पैटर्न यही रहा कि पहला सवाल है उसमें आपको जो गलती फाइंड करनी है। देखिए उदाहरण से मैं समझाऊं तो यहाँ पे यूरोपियन के पहले एल लगा रखा है और MBBS के पहले इन्होंने ए लगा रखा है, और इधर फिर तीसरा और चौथा सवाल है, वो सवाल आपकी प्रीपोजिशन की गलती का होगा। पांचवा और छठा सवाल जो होगा वो टेंसेस की गलती का होगा। अगली जो आपको गलती ढूंढनी है वो आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, टेंस हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको गलती फाइंड करनी है वो मॉडल की करनी है, उसके बाद में वॉइस की, उसके बाद में नरेशन की। बात समझ में आ गया? वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन में आप गलती ये कर देते हैं, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना के आ जाते हैं, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना के आ जाते हैं। आपको बनाना नहीं है, जो बनाया हुआ है उसी में गलती आपको ढूंढनी है। ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। 1 से लेकर 10 तक सवाल इस पैटर्न को फॉलो करके आप सोल्व करेंगे। अगर आपके 5 नंबर आ रहे थे तो 7 आ जाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यही पैटर्न एग्जामिनर इस बार भी रखे। उसके बाद में जो आपको सवाल नंबर 10 के बाद जो 11 से जो सवाल आएंगे, 11 से लेके और 20 तक के जो सवाल आएंगे वो आपके वोकेबलरी के बेस्ड आएंगे। वोकेबलरी के बेस्ड मतलब यहाँ पे आपको सिनोनिम्स देखना है 11 और 12 में। 13 और 14 का जो सवाल है, 13 का जो सवाल है अपोजिट 13 और 14 का। फिर 15 का जो सवाल है यहाँ पे है कि रीराइट चूजिंग अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन टू फॉर्म मीनिंग ऑफ सेंटेंस। इसमें 15 और 16 ये वोकेबलरी वापस बेस्ड सवाल होंगे। 17, 18 ये फ्रेजेज या फिर कोई भी पर्टिकुलर वर्ड बेस्ड सवाल होगा, जैसे बिसाइड और बिसाइड ये कंफ्यूजिंग वर्ड इन्होंने दे दिया, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट सब दे दिया।
19 का और 20 का सवाल है, ये वन वर्ड का सवाल होगा। और मजे की बात देखिए, भारत की संभवतः पहली परीक्षा ऐसी होगी जिसमें केवल 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, बाकी तो 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको मैंने एक एक पैटर्न बताया, उसको ध्यान रख लें। वापस से रिपीट कर दूं मैं, 1 से लेके और 20 तक के सवाल आएंगे आपके इंग्लिश की ग्रामर के, और 20 नंबर के होंगी ये। इसको भी 2 भागों में बांट लेते हैं, ठीक। 10 तक जो सवाल आएंगे वो आएंगे ग्रामर के टॉपिक, और ग्रामर के जो टॉपिक है उनमें आपसे एरर फाइंड करवाएगा। किस किस की? आर्टिकल की, प्रीपोजिशंस की, टेंसेस की, मॉडल्स की, एक्टिव पैसिव की, डायरेक्ट की। और 11 से लगा के जो 20 तक के जो सवाल आएंगे वो आपके आएंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स के। दोनों में एक एक ट्रिक बताइए। ट्रिक क्या है? जो 10 तक सवाल में आपसे गलती निकलवाए, भाई मैं पहले दिन से पढ़ाते टाइम यही भगवान से प्रार्थना करा था कि मेरी इस बार भी सुन लेना, कि इसी पैटर्न को रखवा देना। कैसे? पहला और जो दूसरा सवाल आएगा उसमें जो गलती मिलेगी वो आपको आर्टिकल की मिलेगी, ए एन दे की। तो जो कॉन्सोनेंट के साउंड होंगे कैसे लगा के गे तक वाले, उस साउंड को आप सुन लेना, चेक कर लेना, बोल लेना खुद से। उसमें आपको प्रयोग करना ए का, और अगर वोवेल साउंड है ऐसे लगा के अंग तक, उसमें आप भर के आ जाना एन। ये मेरे हिसाब से दोनों सवाल आपके सही हो जाएंगे। जैसे आपको खालिस्तान के बाद में डॉग आ गया, तो डॉग में ड आ रहा है, ड किसके बीच में है? कैसे लगा के गे के बीच में, ए भर दो। और खालिस्तान के बाद में एप्पल आ रहा है, तो एप्पल में ए साउंड आ रहा है, तो आप एन भर दें। अब दोनों सवाल गलत, देखो कैसे। इधर ये यूरोपियन सवाल था, पहला सवाल देखिए, जो यूरोपियन सवाल लिखा हुआ है। अब आप अपने आप इस गलती को फाइंड कर लेते और वाक्य को दोबारा से आप लिख देते कि हाँ यार इसमें तो ये गलती है। भाई यूरोपियन का साउंड है, इसमें ये साउंड आ रहा है, ये वाला यूरोपियन, इसके पहले एन लग ही नहीं सकता क्योंकि ये साउंड है, और ये कैसे लेके गे के बीच में आ रहा है। और जो इधर MBBS लिखा हुआ है, ये MBBS नहीं है, MBBS है, MB, ये ए आ रहा, तो इसके पहले आप क्या भर देते? एन भर देते। मैंने बैच में चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हुई हैं। फिर भी आपको लगता है कि 4 घंटे में रिवीजन कर ले, तो आप कर सकते हैं एक बार वापस से हिंदी इंग्लिश का, बहुत स्कोरिंग मामला है ये तो इसकी तो ये ट्रिक काम में आ जाएगी जो मैंने आपको बताई। फिर तीसरा और चौथा सवाल है, तीसरा और चौथा सवाल ये प्रीपोजिशन बेस्ड होगा। हो सकता है एक आध ऊपर नीचे हो जाए, पर आप कोशिश कर लेना। छठा, सातवां यहाँ पे फिर मॉडल बेस्ड हो जाएगा। 8वां, 9वां और फिर 10वां यहाँ पे आपको डायरेक्ट, पैसिव वॉइस, इनकी कोई एरर फाइंड करवाएगा। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट मत बना के आना। और हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो है इसमें केवल आपको आर्टिकल ढूंढ तो लिया कि ये आर्टिकल जो है ये एन नहीं आएगा, तो आप कई बच्चे उत्तर लिख के ए आर्टिकल लिख के आ जाते हैं, फिर एग्जामिनर 0 देता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ री राइट सेंटेंस, दोबारा से इस वाक्य को पूरा का पूरा लिख के आना है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि इटली इज ए यूरोपीय कंट्री, और चाहो तो इस ए के नीचे आप अंडरलाइन करके आ जाएंगे। क्लियर? चलिए, और 11 से 20 तक में क्या ट्रिक फॉलो होगी? ट्रिक फॉलो होगी, 2 ऑप्शन आएंगे केवल, आपको सोचिए, छोड़ के नहीं आना है। देखिए इसको कैसे, मैं सवाल नंबर 11 पे जाता हूं। यहां पे लिखा हुआ है चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग। ये इंसोलेंट लिखा हुआ है, इंसोलेंट। फिर इसके 2 मीनिंग है, एक तो रूड है, एक पोलाइट है। मान लो आपको नहीं आ रहा है, खाली नहीं छोड़ना है, या तो रूड भर के आओ या पोलाइट लिख के आओ, क्योंकि 2 ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ये एंडोर शब्द लिखा हुआ है, तो इसका अप्रूव और डिस्क्रीट लिखा हुआ है, इसका उत्तर भी लिख के आना है। चाहे तो अरे भाई प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ गई है, 5 सवाल ऐसे हैं, 5 में अगर एक एक कुछ भी लिख के आए, इसमें ये लिख के आए, इसमें ये लिख के आए, इसमें ये लिख के आए, 5 में से 3 सही जा सकता है इसमें से। BK रस्तोगी सर की किताब से सारे हैं, और मैंने बहुत अच्छे से उस पूरी किताब को याद करवाया है इंडियन एजुकेटर में। उस बैच में मैंने एक शब्द भी नहीं छोड़ा उस पूरी किताब का। जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन किया तो उनको पता है। पर भी आपको एक लास्ट टाइम में एक टिप दे रहा हूँ कि आप लिख के जरूर आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और ऊपर वाले में वो एप्ट याद कर लेना, जो एप्ट ट्रिक है, ए फॉर आर्टिकल, P फॉर प्रीपोजिशन, T फॉर टेंसेस। एप्ट तो हो गया,
चौथे पे मॉडल है, और फिर पांचवे में फिर मॉडल हो गया, टेंस हो गया, मॉडल हो गया, फिर ये आपका वॉइस हो गया, और फिर आपका नरेशन हो गया। 6 टॉपिक हैं और इसमें 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, तो एक ऑप्शन आपको टिक करके आ जाना है। आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा टाइम ले नहीं पा रहा हूँ, मतलब आपका समय का है। 21 से लेके 25 तक के जो सवाल आएंगे वो आपके अनसीन पैसेज के आएंगे। अनसीन पैसेज आपको आएगा, उसको थोड़ा ठीक से पढ़ना, पहले सवाल पढ़ना इसके। ये अनसीन पैसेज इसको पहले मत पढ़ना। 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, ये 5 सवाल जो होंगे 10 नंबर के, ये आपके अनसीन पैसेज पर बेस्ड होंगे। पहले सीधा का सीधा इन क्वेश्चंस पे आना है। क्वेश्चन पढ़ें, एक बार क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद में आप 2 बार अनसीन पैसेज को पढ़ें। क्लियर हो गई बात ये। और जो अंतिम सवाल इसमें आएगा वो वोकेबलरी पर आधारित होगा, जो कि अनसीन पैसेज में लिखा आपको मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद में अनसीन पैसेज को करना है। 26 से लेकर 30 तक के जो सवाल आएंगे वो ट्रांसलेशन के आएंगे। ट्रांसलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि एक्सट्रीम सही और एक्सट्रीम गलत ट्रांसलेशन में कुछ नहीं होता है कि आप कहीं सोचेंगे यार मुझे तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। ट्रांसलेशन करके आनी है आपको, समझ गया ना। कि एक्सट्रीम सही और एक्सट्रीम गलत क्या होगा, लिख के आना आपको। और इतनी स्पीड रखना आपको हिंदी में, फास्ट स्पीड, ताकि इंग्लिश में आप धीरे लिखेंगे क्योंकि आपकी इतनी अभ्यास नहीं है। इंग्लिश छूटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, तो हिंदी में फटाफट करेंगे ताकि इंग्लिश को ठीक से कर पाएँ। बात समझ में आ गई ना। कहीं आप हिंदी में इतना सुंदर सुंदर जमाए, फिर इंग्लिश में 60 नंबर का छूट रहा है आपके भी, ऐसा नहीं करना है भाई। पेपर देते ही चौथे में दिमाग को सिखाते रहो। 5 मिनट आपको बैठाए रखेंगे, 10 मिनट सेंटर में बैठ गए, पेपर देने से पहले दिमाग को ट्रेंड करो कि मैं बहुत फास्ट करूंगा, बहुत फास्ट करूंगा, बहुत फास्ट। गलतियां नहीं करनी, पर फास्ट, हाथ को थोड़ा सा फास्ट चलाना है। ये ट्रांसलेशन जरूर करके आनी है, नंबर आएंगे। उसके बाद में जो 31 का सवाल है, 31वें नंबर का सवाल, वो आपके याद रख लेना। 31वां सवाल है वो आएगा, आपको प्रेस से करना है। और भाई कुछ भी करके आए, लाइन गिन के, कितनी लाइन है उतनी लाइन गिने। कुछ भी नहीं आ रहा तो कम से कम एक लाइन इधर से उठाएंगे, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से। एक टीचर को ये बात नहीं बतानी चाहिए, पर जिनको नहीं आ रहा, जो छोड़ जा रहे हैं, तो कुछ तो करेंगे ना। तो आप लिख के जरूर आए। ये 10 नंबर का है तो आपके 2 से 3 नंबर आ जाएंगे, केवल सबसे ऊपर की, बीच की और लास्ट की लाइन लिख के आ जाएंगे, तब भी याद रखेंगे। ऐसी बातें नहीं बताते हैं। मैंने खूब मेहनत करी है लंबे टाइम तक, 4 महीने से लगातार मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको तैयार करा रहा हूँ, फिर भी अब नहीं आ रहा लास्ट टाइम में, तो क्या करना है, इस पे लाइन लिख के आएंगे। उसके बाद में देखो, ये 200 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ इसको लिख के आना है। पैराग्राफ में तीनों देख लेना, जिस पे शब्दावली आ रही है उसको करके आना है। थोड़ा सा ऐसा टॉपिक चूज कर लेना कि जो आपको थोड़ा सा आसान लगे, कि कुछ तो आ रहा, कुछ तो लिख दूंगा मैं, याद कोशिश करना। और भगवान कई बार ऐसा करता है कि इधर मान लो कोई टॉपिक आ गया और वो ऊपर अनसीन पैसेज में आ जाता है, वो जिनकी किस्मत अच्छी होती है तो वो वहां पे कुछ काम में ले लेते थोड़ा बहुत। ठीक है, सेम सवाल अगला, लगभग 150 वर्ड में इसको आपको एलोब्रेशन लिख के आना है। एलोब्रेशन में भी कोशिश ये करना कि टॉपिक वो चूज कर लें जो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल है। और जो आपके 34वां जो अंतिम सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंगली एक यूट्यूब पे ही 10 मिनट की क्लास पढ़ी है, जो कि जिस बैच में, जो हिंदी इंग्लिश का बैच पढ़ा रहे थे, उसकी क्लास मैंने डाली हुई है कि कुछ भी नहीं आए तो लेटर को कैसे लिख के आना है। यहाँ पे जो अंतिम सवाल होगा वो लेटर या फिर रिपोर्ट में से एक लिखना है। रिपोर्ट नहीं लिखना है, मेरा सजेशन ये है, रिपोर्ट छोड़ना, लेटर लिखना। क्योंकि लेटर में फॉर्मेट होता है, फॉर्मेटिंग के नंबर मिलते हैं, और आपको अच्छे से एक फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है, जिसमें फुल ब्लॉक या सेमी ब्लॉक, किस ब्लॉक में आपको लेटर को लिख के आना है उसको देख लेना। यूट्यूब पे सर्च करना महेश भास्कर सर लेटर राइटिंग। एक मैंने ऐसे का भी बता रखा है देसी तरीके से, ऐसे कैसे लिखें उसको भी देख लेना। 10-10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना है। इसमें आपको रिपोर्ट लिखनी है, और अच्छी राइटिंग के साथ में उसका, अगर आपने ठीक ठाक लेटर लिखना, माफ़ी चाहता हूँ, रिपोर्ट नहीं लेटर, उसमें उसका आपको ठीक से डायग्राम, मतलब जो उसका फॉर्मेट है उसको बना के आना है। अगर 10 नंबर का सवाल हो 3 नंबर उसमें आएंगे। तो आपको इंग्लिश में अगर मान लो कुछ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, कुछ बच्चे ऐसे हैं, तो मेरा आपको ये सजेशन होगा कि आप सबसे अंतिम सवाल से शुरू करें कि हाँ लेटर का फॉर्मेट है उसको लिख दिया, इसमें अच्छे नंबर आते हैं। हो सकता है कि एक आपको कंफ्यूजिंग वर्ड आपको नहीं आ रहे हों, कोई स्पेलिंग आपको नहीं आ रही हो, पर हाँ ये 3-3 नंबर इधर आ सकते हैं। अनसीन पैसेज लिख लें। आपको सबसे अंतिम में एक लेटर लिखना, सबसे पहला आप लेटर करके आएंगे, लेटर कर दिया आप, उसके बाद में अनसीन पैसेज करेंगे, उसके बाद में ग्रामर पे आएंगे। इससे क्या होगा,
आपको लगेगा यार लेटर में 10 में से कम 3 से 4 नंबर ही अपने आ सकते हैं, अनसीन पैसेज में कम से कम 2 से 3 नंबर आ सकते हैं। फिर ग्रामर करेंगे, फिर तीसरा आप करेंगे प्रेसे राइटिंग, संक्षिप्तीकरण। समझ में उतारना, प्रेसे का मतलब संक्षिप्तीकरण होता है, सवाल मैंने बताया। तो प्रेसे राइटिंग करेंगे तो उसमें वही फिक्स से 3 लाइन लिख के आनी है आपको, 9 लाइन है तो ये उनके लिए जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है कि 20 से 25 नंबर आ जाए तो उनका काम बन जाए। तो इधर ये प्रेसे राइटिंग करके आना, उसके बाद में ग्रामर कर देना। लगभग 30 से 35 नंबर आपके इस ट्रिक से आ सकते हैं। करना तो पूरा ही पेपर है, खूब फास्ट, पर कोशिश करना कि छोड़ना नहीं है। ये बहुत लंबे टाइम तक मेहनत करिए, इसलिए अब लास्ट में मैं चाह रहा हूँ कि कितना बता दूँ आपको कि कुछ नंबर आ जाएं आप लोगों के। कोशिश तो मेरी खूब रही है और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्होंने ट्रस्ट भी दिखाया, उसके लिए आप मुझे नहीं लग रहा था कि इतने सारे बच्चे मेंस देंगे यहाँ से, पर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बात करते, और अभी आप काम रहिए, कूल रहिए, और ये अंतिम लेटर लिखते ही आपका मेंस पूरा हो रहा है, क्योंकि मेंस में अंतिम पेपर है, अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद हम रिलैक्स फील करेंगे। ट्रिक 2 याद रखना, 3-4 ट्रिक बताइए। पहली जो एरर फाइंड करवाएंगे 10 तक सवालों में, वो एक फिक्स पैटर्न पे चलेगी, इस बार एग्जामिनर बदल दे नहीं बस उसको, मुझे ये है। तो पहले आर्टिकल की है, उसके बाद प्रीपोजिशन की, उसके बाद में टेंस की चलेगी, उसके बाद मॉडल की, उसके बाद में नरेशन की, और फिर उसके वॉइस की, ये लगभग क्रम चलेगा। और 11 से लेके 20 तक जो सवाल होंगे, जो वोकेबलरी के बेस्ड होंगे, उसमें जो वोकेबलरी मिलेगी आपको, उसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो कम से कम एक को तो टिक नहीं करना, लिख के आना नीचे, याद रखें, टिक करके आ जाते हैं बच्चे, गलती नहीं करनी है। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट नहीं बना के आना, एक्टिव का पैसिव नहीं बनाना, जो बनाया हुआ उसी में गलती छांटनी है। प्रेस से राइटिंग बहुत अच्छे से करनी है। अगर इसी बार ये रहा तो प्रेस से कितने नंबर का सवाल आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अंतिम सवाल तो लेटर का आएगा, लिख लें पेज पे कि सबसे अंतिम वाला लेटर का, उसको करके आना है। उसके जो ऊपर जस्ट सवाल आ रहा है, वो दोनों ये पैराग्राफ और थीम के हैं, एलोब्रेशन के, ये थोड़ा होने में कठिनाई होती है, जिनकी अच्छी इंग्लिश होती है वो लिखते हैं। फिर भी मैंने एक ऐसे की ट्रिक बताई, वो काम में ले लेना। सवाल नंबर है ये आपका 31वां सवाल, याद रखें, 34वां सवाल, 31वां सवाल, ये आपके लिए रामबाण है, ये 3-3 नंबर दिलाएंगे आपको। 34वां सवाल, 31वां सवाल, उसके बाद में 21 से लेके 25 तक का सवाल अनसीन पैसेज का, और 1 से लेके 20 तक ग्रामर के सवाल। छोड़ना नहीं है इनको, सबसे पहले इनको करना है, फिर और धीरे धीरे कर लेना। ठीक है, चलिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। खूब आप काम रहिए, रिलैक्स रहिए, जो होगा देखा जाएगा।